क्राइम की दुनिया में इतना तेजी से जो नाम फ्लेयर अप हुआ है वो है लॉरेंस बिश्नोई का। आंख में टक्का किसी लड़की के साथ में हो गया था, उसके बाद में फिर इसका कोई झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद में कोई केस बना। ये बहुत से क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होने की वजह से जेल में ही है और ये जेल में रहना भी चाहता है। और उनका मकसद सिर्फ ये था गोली चलाकर एक बार टेरराइज करना और ये बता देना कि हमारी प्रेजेंस है। इसका दूसरा पहलू ये है कि वो अपनी कम्युनिटी में भी फेमस होना चाहता है। 700 शूटर्स ऐसे ओपनली कहीं घूमे इंडिया में तो वो पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एक बार फिर से आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज बातचीत के लिए हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, दिल्ली पुलिस के फॉर्मर डीसीपी एल.एन. राव साहब, जिनका 3 दशक से लंबा अनुभव है। और इस अनुभव के जरिए आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में क्राइम की दुनिया में आकर हो क्या रहा है। एक नाम कई दशकों के बाद इतना बड़ा बन गया है क्राइम की दुनिया में, जिसे लेकर लोगों के मन में बड़ी उत्सुकता है कि यह आदमी काम कैसे करता है, जेल में बैठकर गैंग कैसे चला रहा है, और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसके चर्चे कैसे हो रहे हैं। एल.एन. राव साहब, मैं आपका स्वागत भी करता हूं। और शुरुआत एक ऐसे शख्स के नाम के साथ, बहुत कम आपने भी देखा होगा कि इतनी तेजी के साथ कोई क्राइम की दुनिया में इतना बड़ा नाम बन जाए कि लोग उसकी तुलना दाऊद से करने लग जाए। मैं बात कर रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई की। ये बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, क्योंकि आज की तारीख में किसी को भी देखिए, इंडिया में देखिए या बाहर देखिए, नाम एक यही सभी की जुबान पे है। और उसकी वजह खास ये है कि क्राइम की दुनिया में इतना तेजी से जो नाम फ्लेयर अप हुआ है वो है लॉरेंस बिश्नोई का। आपने सबसे पहली बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम कब सुना? आज से करीब 3 साल पहले सुना था, क्योंकि मैं जब स्पेशल सेल के केसेस में देखता रहता हूँ तो उसमें जब इनका नाम लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था किसी केस में, और उसी केस के सिलसिले में मैंने नाम सुना लॉरेंस बिश्नोई। और उससे पहले कहीं जिक्र होता था कि लॉरेंस बिश्नोई हिसार का या उधर का बिश्नोई कम्युनिटी का आदमी है कोई, और वो काला हिरण के शिकार के संबंध में वो पहले ऐसे चलता रहता, लेकिन एज ए क्रिमिनल मैंने 3 साल पहले के लगभग सुना। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत बड़े कहीं से है। एक छोटे से परिवार का, हरियाणा का रहने वाला है। इसका फादर, इनके फादर थे हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, और उन्होंने, और ये खास एक जमींदार फैमिली जिसे कहते हैं ना, बिश्नोई जमींदार फैमिली टाइप है। उन्होंने वहाँ से पैदा हुआ और उसके बाद इसने अपने पढ़ाई की, चंडीगढ़ डीएवी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। पढ़ाई करते करते उसने वहाँ पर इलेक्शन भी लड़ा, और इलेक्शन लड़ने के साथ साथ जब वो कोई वहाँ पे थोड़ा कुछ उसके साथ कोई आंख में टक्का किसी लड़की के साथ में हो गया था, उसके बाद में फिर इसका कोई झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद में कोई केस बना, और उस केस से इसका क्राइम की दुनिया, यानी कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहते रहते पहला क्राइम इसने किया जी। और वहां से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन बताया जाता है कि बहुत लंबा वक्त लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में ही काट चुका है, और जेल में रहते रहते किसी गैंग का इतना बड़ा हो जाना, हालांकि उसके बारे में जो बातें कही जाती है उसकी कोई पुष्टि तो होती नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पूरे भारत में एक्टिव है, 700 शूटर हैं, कनाडा में भी वो एक्टिव है, अमेरिका में भी वो एक्टिव है। इनमें से कितनी बातों में सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, जब आपका एक ये कहावत भी है ना कि जहाँ कोई आग होगी तो धुआं जरूर होगा, या धुआं होगी तो आग जरूर होगी, वो वाली बात है। कुछ ना कुछ तो है, ताकि उसको कुछ एग्जरेट भी होके करके कर रहे हैं। नो डाउट ये बहुत से क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होने की वजह से जेल में ही है, और ये जेल में रहना भी चाहता है। लेकिन ये जो आपने 700 शूटर की बात की है, ये बिल्कुल एग्जरेटेड बात है। कोई 700 शूटर की फौज नहीं है, किसी के पास लिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं। लेकिन जो आदमी चल गया 700 शूटर तो चल गया। लेकिन ऐसा है कि हाँ ठीक है, शूटर इसके पास होंगे, लेकिन 700 शूटर नहीं है, ये पक्की बात है। क्योंकि 700 शूटर्स ऐसे ओपनली कहीं घूमे इंडिया में तो वो पॉसिबल नहीं है। इंडिया में क्या, बाहर भी कहीं घूमे तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसे कोई इतना कोई लैंड ऑर्डर हमारा देश का ख़राब नहीं हुआ कि शूटर अपने रिवॉल्वर लेके घूमते रहो, वो ये बोले कि मैं लॉरेंस बिश्नोई का शूटर हूँ, आराम से घूमे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि इतना लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ समय में जो केसेस आए वो बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा भी नहीं है। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर बीच सड़क पर दिन दहाड़े उसकी गाड़ी में, और सिद्धू मूसेवाला पंजाब ही नहीं पूरी दुनिया में अपने गानों के लिए फेमस है। और पंजाब में इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को इतनी आसानी से बीच सड़क पर इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग में भून दिया जाना, ये बताता है कि अपराधियों में खौफ तो नहीं था। ये आपने कई बातें आपने साथ साथ बताई, उसमें एक और ऐड भी कर देता हूँ। सिद्धू मूसेवाला कोई अकेला नहीं घूम रहा था, उसके साथ सिक्योरिटी भी थी। सिक्योरिटी होते हुए, लेकिन वो सिक्योरिटी उस टाइम पे थी या नहीं थी वो दूसरी बात है। वो क्यों नहीं थी वो उसका इंक्वायरी अलग हुई है। लेकिन ये बात भी सही है कि
लॉ एंड ऑर्डर, इसमें देखिए मैं आपको क्रिमिनल्स की एक जो गैंगस्टर्स हैं उनकी मेंटेलिटी बताता हूँ। वो कभी भी ये नहीं चाहते कि हम कभी छुप के रहें या ऐसा कुछ करें। वो काम ही ऐसा करना चाहते हैं ताकि उसके ही नाम ज्यादा हो, ओपनली करें, जिसमें ऐसा काम इस देखिए आपने देखा होगा सिद्धू मूसेवाला केस कितना प्रचर्चित हुआ, पूरे मीडिया में छाया रहा, कई दिन तक छाया रहा। उसकी वजह यह है कि उनको करना यही था कि ओपन दिन दहाड़े करने के लिए करना था, कोई चोरी छुपे नहीं मारना था। और करने के बाद उन्होंने ऑन किया कि हाँ हमने किया है। ये ऑन करना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो चाहते हैं कि हमारा नाम हो, ताकि उनका नाम हो तो फिर उनके नाम से फिर जो भी, इसलिए हर बार हर क्राइम के बाद उसे एक्सेप्ट करता है। सोशल मीडिया के जरिए करते हैं, अलग अलग फेक अकाउंट्स बनाकर करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं कि क्राइम हमने किया है। यस यस। मैं नहीं जानता कि आपने सिद्धू मूसेवाला के केस को कितना स्टडी किया है, लेकिन जितना आपको सिद्धू मूसेवाला केस के बारे में पता है, क्या आप ये कह सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला किसी गैंग वॉर में इन्वॉल्व हो गए, किसी गैंग वॉर में मारे गए, किसी सामने वाले गैंग की मदद वो कर रहे थे जैसा कि दावे किए जाते हैं चार्जशीट के जरिए? कुछ ऐसा है? सिद्धू मूसेवाला जो गाने गाता है शख्स, उस आदमी को इस तरह से बीच सड़क पर मारने से किसी को क्या हासिल हुआ? देखिए हासिल इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो था ही। अदरवाइज मर्डर केस जो है, कोई भी कत्ल का जो केस है वो कोई न कोई मोटिव के बिना नहीं होता। हर मर्डर केस में कोई न कोई सॉलिड मोटिव होता है, क्यों मारा है। ऐसे थोड़ी किसी को चलते चलते मार देंगे। वो एक स्ट्रे फायरिंग में कोई मर जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर टारगेटेड किलिंग है तो उसमें डेफिनेटली कोई न कोई मकसद होता है। इसमें नो डाउट कि किसी गायक को मारने से उनको ऐसा लगता है, आम लोगों को लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगा था। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है ये केस, क्योंकि ये पंजाब का केस है। दिल्ली का होता तो मुझे सारी डिटेल होती, लेकिन जो जिस प्रकार से खबरें मिली उसी हिसाब से कुछ हमने और ज़्यादा इकट्ठा किया। तो कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला का किसी गैंग से कनेक्शन बताया जा रहा है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी गैंग के साथ में। और उसके चलते चलते उन्होंने शायद किसी की मर्डर की थी, या कोई उस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला के कहने से या किसी को मरवाया था या मारा था। इस वजह से उनकी दुश्मनी उनके साथ हो गई थी और इसीलिए उनको मारना उनको जरूरी। लेकिन आपको लगता है सरकारों की इज्जत, सरकारों की साख बिल्कुल तार तार हो जाती है जब बीच सड़क पर किसी सेलिब्रिटी को मार दिया जाता है? तो पंजाब की सरकार पर सवाल उठाना कि आपकी लोकल इंटेलिजेंस या आपकी जो इंटेलिजेंस है वो कर क्या रही थी? एक सेलिब्रिटी बीच सड़क पर मार दिया जाएगा, कुछ दिन पहले प्लानिंग हुई होगी, हथियार जुटाए गए होंगे, जो गैंगस्टर्स हैं वो इकट्ठे हुए होंगे, फिर उन्होंने गाड़ियां इकट्ठी की होंगी, रेकी की होगी, और उसके बाद बीच सड़क पर जाकर गोलियां मारी होंगी। इतना सब कुछ होता रहा, वहां की पुलिस, वहां की इंटेलिजेंस कर क्या रही थी? देखिए ये डेफिनेटली ऐसा कोई क्राइम होता है जब, तो पुलिस के ऊपर सवालिया निशान तो उठने बहुत जरूरी है। ऐसा क्राइम कोई ये नहीं एक दिन में हो गया या स्पर ऑफ मोमेंट में, ऐसा नहीं है। पूरी प्लानिंग तैयारी के साथ में गाड़ियों का इंतजाम करना, वेपन्स का इस्तेमाल करना। इसमें आपने देखा होगा वेपन्स भी कितना सोफिस्टिकेटेड वेपन था, जो कि आम इंडिया में मिलता भी नहीं है। वो उसका इंतजाम करना, और ऐसा इंतजाम करना कि वो वेपन चले तो कोई बचे ना, और चाहे गाड़ी उनकी भले ही बुलेट प्रूफ गाड़ी भी हो तो भी वो ना बचे, ऐसा प्लानिंग उनका था। और ये प्लानिंग करने का बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। रैकी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रैकी क्या करना, को ये थोड़ी उसी दिन उसके पीछे लगे थे। वो कई दिन से हो सकता है वो सिद्धू मूसेवाला के सीक्रेट फॉलो कर रहे हो, पता कर रहे हो उनका रूट क्या है। आपने ऐसे हथियारों का जिक्र किया जो भारत में आसानी से मिलते भी नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि जो बड़ी वारदातें होती हैं उसमें इस तरह के हथियार आते हैं। ये हथियार आते कहाँ से हैं और ये गैंग्स तक कैसे पहुंचते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो कोई भी गैंग अपने आप में इतना बड़ा बहुत ताकतवर नहीं होता जब तक कि उसके पास हथियार नहीं होते। ये सारा काम ही हथियारों का खेल है। जो हथियार से आदमी का दिल एक बार खुल गया, हथियार उसके पास है, तो वो अपने आप बड़ा दिल वाला हो जाता है। और यही ये वजह है कि इसमें हथियार इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी क्राइम को, ऐसे क्राइम को, इंपॉर्टेंट क्राइम को करने के लिए अगर इंपॉर्टेंट अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। आपके अनुभव अगर कोई आप शेयर करना चाहें, आप जब सर्विस में थे उस दौरान आपने देखा कि इस बॉर्डर से, इस जगह से, इस देश से ऐसे ऐसे हथियार आते हैं, ये इनका रास्ता है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे पैसे दिए जाते हैं, कुछ आप अपना अनुभव अगर बता सकें? बिल्कुल। जब मैं स्पेशल सेल में ऑफिसर था, तब एसीपी था एट दैट टाइम, तो हमने हथियारों का जखीरा पकड़ा था, यानी कि 45 पिस्टल्स एट ए टाइम, पिस्टल और रिवॉल्वर मिला के। वो कहीं न कहीं से पाकिस्तान से आ रहे थे। पाकिस्तान बॉर्डर पे कोई भी चीज पार करने के बहुत से तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। कोई लोकेशन भी आप बता दीजिए बॉर्डर पर किस जगह पर? वो हथियार तो हमें मिले थे रोहिणी में, किसी के पास कॉन्टेक्ट में आने, दिल्ली में रोहिणी में मिले थे। लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, पता लगा कि आए कहाँ से, तो बॉर्डर पार किया, पठानकोट बॉर्डर से वो पार, पठानकोट रास्ते से आए थे। और वहां से किसी आदमी ने वहां से भेजे थे, और उनका मकसद ये था कि ये हथियार जाके इंडिया में इंडिया में इस्तेमाल हो, वहाँ पे क्राइम बढ़े, वहाँ पे लोगों में टेरर पैदा हो, और वहाँ के लोगों को इस हथियारों को देने के बाद
उनको ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं देने की प्लानिंग थी। वो पूरा गैंग हमने स्मैश किया था और स्मैश करने के बाद में ये पता लगा था कि ये हथियार कितने वैल्यू के हैं। वहाँ पर बहुत कम वैल्यू थी उनकी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में वैल्यू बहुत कम थी। यस, इंडिया में आते हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप समझिए, और वो ऑटोमेटिक पिस्टल और रिवॉल्वर थे, यानी कि पिस्टल तो ऑटोमेटिक होता है, रिवॉल्वर तो रिवॉल्वर घूमता है जो 5 गोली 6 गोली वाला है वो था, और पिस्टल में 20-20 गोलियां एक बार में होती थी। और वो यहाँ के हमारे जो पिस्टल्स है उनसे भी ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, अच्छे थे, चलाने में भी ठीक थे, क्योंकि चला के भी टेस्ट करते हैं ना कि वेपन चालू है कि नहीं है। FSL भेजते हैं, उन्होंने चला के देखा तो उनका बड़े अच्छे किस्म के वेपन है ये। और उनको मकसद सिर्फ यही था कि वो यहाँ टेरर फैलाने के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ज़्यादा ऑगमेंट करने के लिए उनको भेजा गया था। ये बात है 2001 की, तब हमने इसको केसेस को पकड़ा था और पूरे गैंग को स्मैश किया था। और उसके बाद भी स्पेशल सेल ने वेपन्स के जखीरे बहुत पकड़े। तो ऐसा ही माना जा सकता है कि लॉरेंस के गैंग के पास भी हथियार इसी रास्ते से कहीं से पहुंचते हैं और अच्छे हथियार पहुंचते हैं, और उसके लिए पेमेंट कैसे होता है ये हम नहीं जानते। लेकिन एक और बड़ा सवाल आता है, जो लॉरेंस की कहानी जहां से शुरू होती है, जहां से पूरी दुनिया में वो चर्चित हो गया, वो सलमान खान का केस है जी। आरोप लगा सलमान खान पर कि हम साथ साथ हैं, फिल्म की शूटिंग के दौरान एक काले हिरन का शिकार किया गया, एक अदालत ने उन्हें सजा भी सुनाई, उसके बाद अगली ऊपरी अदालत में चैलेंज किया गया, जमानत हो गई। लेकिन सलमान खान को टारगेट पर लेने की वजह आप क्या समझते हैं? क्या सिर्फ काले हिरन का शिकार एक मकसद था कि मुझे उस बात का बदला लेना है कि मैं क्योंकि एक बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं और हमारे लिए हिरन बहुत खास है? या आपको लगता नहीं, अपने आप को एक बड़ा गैंगस्टर साबित करने के लिए सलमान खान से बेहतर टारगेट क्या हो सकता था, इसीलिए उसे चुना गया? देखिए विशाल जी, दोनों मकसद हैं इसमें, 2 मकसद हैं पूरे के पूरे। एक तो काले हिरन का शिकार, वो तो देखिए आपने देखा होगा, कानून ने अपना रास्ता अपनाया, कानून ने ट्रायल किया, एक कोर्ट ने सजा कर दी, फिर अभी वो अपील में है, वो सजा हो गया था। कानून अपना रास्ता लिया है। अगर कोई वैसे आदमी देखा जाए, हम एक समझदार आदमी की तरह देखा है, तो जिसने अपराध किया उसको कानून ने सजा देने के लिए ऑर्डर कर दिया। भले ही हमारे देश का कानून थोड़ा लंबा चलता है, वो इस वजह से वो अभी रुका हुआ है मामला, सजा नहीं हुआ है। ये भी एक दिमाग में बात है कि देखिए उनका काले हिरन का शिकार हुआ था, अभी तक कोई प्रॉपर सजा मिली नहीं है, ये उनके दिमाग में है। इसका दूसरा पहलू ये है कि वो अपनी कम्युनिटी में भी फेमस होना चाहता है। अब आपने देखा होगा, जब से सलमान खान के ऊपर अटैक की बात आई है, तब से उनके कम्युनिटी वाले भी अपने आप को बड़ा समझते हैं। बिश्नोई समाज अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय हो गया है, चर्चा का विषय हो गया। और वो एक समझते हैं कि हमने बहुत ही एक जबरदस्त, हमारी कम्युनिटी ने ऐसा काम किया है जो कि गौरवान्वित अपने आप में गौरवान्वित होने वाली बात है, ये है। दूसरा, जब एक कम्युनिटी किसी चीज में गर्व महसूस करने लग जाती है, तो उससे जुड़ा हुआ कोई अपराधी भी अपने आप को बहुत ज्यादा अपना, देखिए मेरे साथ कितनी कम्युनिटी के वाले साथ। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये जो आपने कही अभी, उसको एक हथियार मिल गया, एक बेस मिल गया कि मैं एक कम्युनिटी को भी खुश कर रहा हूँ, कम्युनिटी हमारी वैसे ही खुश हो रही है इस बात को लेके, मैं जो कर रहा हूँ उसके बाद भी मेरा फिर नाम और ज्यादा उछल रहा है, क्योंकि सलमान खान बीच में है। सलमान खान जैसे आदमी के ऊपर टारगेट करना, और उसको सिक्योरिटी होते हुए, अभी मेरे ख्याल से Z+ सिक्योरिटी उनको दी गई है, तो उसके बावजूद भी अभी वो थ्रेट करे जा रहा है कि हम करेंगे तेरा काम। ये इंपॉर्टेंट बात है। और वो उसके कहने के बाद वो ये लगता है उसको कि मैं बहुत ज्यादा सुपर क्रिमिनल बन गया हूं। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि सलमान खान को सिर्फ धमकी देकर छोड़ दिया गया हो। कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर बड़ा सीरियस थ्रेट नजर आया, उनके मकान पर फायरिंग करवा दी गई जी, कांच टूटे, दीवारों में गोलियां लगी हुई नजर आई। अप्रैल 2024 की घटना है, बाइक पर 2 लोग आते हैं, सीसीटीवी में बाकायदा सब कुछ रिकॉर्ड होता है, उनको हथियार कहां से मिले, फिर वो 2 और लोग पता चलते हैं, फिर उसके पीछे चेन समझ में आती है कि ये 2 लोग, इनके पीछे 2 लोग और उनके पीछे पता नहीं और कितने लोग। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये धमकी है या मैं देख लूंगा सलमान खान को, ये सीरियस थ्रेट है और वो कुछ कर रहा है ऐसा जो बार बार सलमान खान के बेहद करीब पहुंचने की हरकत है। नो डाउट वो जो 2022 का केस है वास्तव में एक सीरियस लिया हुआ थ्रेट था, और उसमें लोगों ने उन्होंने साबित कर दिया क्रिमिनल से कि हाँ, हम जहाँ चाहते हैं तो कर सकते हैं। जानबूझकर ऐसे एरिया में जाके फायर करना जिसमें उनका फोटो आए, उनका कैप्चर हो जाए, सीसीटीवी में कैप्चर हो जाए, और उनका मकसद सिर्फ ये था गोली चलाकर एक बार टेरराइज करना और ये बता देना कि हमारी प्रेजेंस है, मत भूलो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बारे में एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि ये अपने गुर्गों को या अपने गैंगस्टर्स को या जिन लड़कों को ये लेता है उन्हें इस तरीके से तैयार कर रहा है कि इस घटना के बाद आप पकड़े जाएंगे और पकड़े जाने के बाद आपका अंजाम जो भी होगा आपको स्वीकार करना होगा। बहुत सी जगह मैंने ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ी कि इन लोगों को सैलरी दी जाती है, यहां तक कि इनके पकड़े जाने पर इन्हें अश्योरेंस दिया जाता है कि इनके परिवार को जिंदगी भर पैसा मिलता रहेगा,
बहुत गरीब परिवारों के लड़के होते हैं और अक्सर ये मान जाते हैं कि हाँ हम ये करते हैं, अगर हम पकड़े गए तो हमारे परिवार को पैसा मिलेगा, अगर नहीं पकड़े गए तो हमें सैलरी तो मिलती ही रहेगी। ये एक प्रकार से किसी भी क्रिमिनल को तैयार करने का एक डेडिकेटेड प्लान होता है। उसको ये एश्योरेंस दिलाते हैं कि तुम अगर पकड़े भी गए तो तुम्हारा कुछ बाल बाका नहीं होने देंगे, तुम्हारी पूरी जो पकड़े जाने के बाद कानूनी प्रक्रिया है उसको हम देखेंगे, यानी कि हम वकील उतारेंगे, केस केस लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। और आपको पूरी जो फैमिली में पीछे आपको दिक्कत होगी वो हम देखेंगे, और वो करके दिखाते भी हैं। और तभी उन लोगों पे भरोसा ऐसे लोगों का होता है, और ये ऐसे यूथ को ट्रेन करते हैं, और उन यूथ को ये बताने के बाद कुछ उनको, जैसे आपने सैलरी की बात की, सैलरी भले ही फिक्स ना हो हर महीने की, लेकिन हाँ पूरा खर्चा जो उनको चीज खाने पीना, रहना, खाना पीना, और उनका खाना और राशन पानी मैंने राशन पानी, और दूसरा जिस प्रकार से सोशल मीडिया में किस प्रकार से अच्छे कपड़े पहनना और अच्छी तरीके से टौर से, जैसे हरियाणा की लैंग्वेज में टौर से कहते हैं, वो टौर से रहना, स्वैग है आजकल। यस, वो फिर उसके बाद वो यंग आदमी को क्या चाहिए, अनएम्प्लॉयड लोगों को पकड़ते हैं, उनको कहीं नौकरी मिलने के चांस कम नजर आते हैं, तो यहीं पे अपना नाम भी होगा और अपना काम भी चलेगा, सैलरी का मतलब क्या है, पैसे भी मिल रहे हैं और खाना पीना भी खूब हो रहा है, और पीछे से एश्योरेंस भी है। मैं फिर एक बार ये सवाल पूछूंगा अनुभव के आधार पर, जब आप आए, ड्यूटी में रहे, और अब पुलिस स्टेशन आने में क्या लोग डरते हैं? क्या पुलिस को अप्रोच करना आज भी एक डरावना काम है? पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने में दाखिल होने से पहले व्यक्ति ये सोचकर दाखिल होता है कि मुझे न्याय मिलेगा, मुझे मदद मिलेगी, या वो डरते डरते दाखिल होता है कि पता नहीं कंप्लेंट करवाने तो जा रहा हूं लेकिन आगे क्या होगा? देखिए, पुलिस का जो रवैया और बिहेवियर है ना, उसके चलते अभी भी लोगों में खौफ है, लेकिन जो पुराना पहले था उससे थोड़ा सा कम हुआ है खौफ, पहले से खौफ कम हुआ। हाँ, देखिए अभी फ्री रजिस्ट्रेशन का हो गया। आप रजिस्ट्रेशन फ्री का मतलब आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, बट वो आईवास है, मैं आपको बता दूं, उसको वो बहुत लोगों को पता भी नहीं है ना, जिनको खाली जिनको एफआईआर कॉपी चाहिए वो अपने घर बैठे प्रिंट कर सकते हैं, वो अलग बात है। पर उससे कोई ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ चोरी होगी, गाड़ी चोरी होगी है तो आपको वो एफआईआर हो गया तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो एफआईआर इसलिए कि इंश्योरेंस कंपनी मांगती है। आप कह रहे हैं वो ऑनलाइन एफआईआर से कुछ सॉल्व नहीं हो रहा? कोई सिर्फ नहीं सॉल्व ये हुआ है कि पुलिस स्टेशन आना जाना बच गया, और एफआईआर एफआईआर को दर्ज करने में कोई आनाकानी वो रहेगी, वो आनाकानी वाली बात खत्म होगी। लेकिन फिर भी पुलिस के बिहेवियर से पुलिस स्टेशन में जाते हुए लोग डरते हैं, अभी भी डरते हैं। पहले बहुत ज्यादा डरते थे, कम डरते हैं, और जाना भी कम हो गया बिकॉज ऑफ ऑनलाइन फैसिलिटीज आ गई। एफआईआर दर्ज करें, पहले एफआईआर दर्ज भी कर देते थे, उसकी कॉपी नहीं देते थे उनको, लेकिन आप फैसिलिटी आ गई, आप घर बैठे कॉपी ले लीजिए अपने इंटरनेट से जाके। ये कुछ एक ऐसा है, सुधार तो हुआ है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ये सुधार में तेजी आनी चाहिए, और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगना चाहिए पुलिस इज अवर फ्रेंड। बहुत बहुत शुक्रिया आप एल एन राव साहब हमारे साथ इतनी लंबी चर्चा करने के लिए। गैंग्स कैसे ऑपरेट करते हैं, साइबर क्राइम कैसे हो रहा है, पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, पुलिस के बिहेवियर में किस तरह के चेंजेस की जरूरत है, मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हमारे व्यूअर्स जानना चाहते थे, उन्हें वो जवाब मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। शुक्रिया। मैंने कोशिश की है कि रियलिटी की बात करूं, कभी मैं ये नहीं कि मैं पुलिस में हूं तो मैं पुलिस का बचाव करूं, या जो सच्चाई है वो सच्चाई बतानी भी चाहिए।